नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया मॉर्निस मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में मौजूद हूं, जहां आज कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी द्वारा 4 बड़े फैसले लिए गए, जिसके बारे में कैबिनेट मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के द्वारा कैबिनेट ब्रीफिंग की जा रही है। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं कि क्या बड़े-बड़े फैसले हैं और उसकी ब्रीफिंग बताते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। चारों आपके सामने हैं। 3 फैसले ऐसे हैं जो हमारे युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। ELI, आप सबने PLI तो सुना है, DLI भी सुना है। ये है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, ELI। 1,07,000 करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम है, मैं डिटेल में बताऊंगा। दूसरा, हमारे युवकों के लिए, नवयुवकों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज़ बने, उनके आइडियाज़ को प्रोडक्ट स्टेज तक ले जाने की एक फैसिलिटी बने, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो, बहुत सारे थॉट्स जो यूथ के माइंड में होते हैं, उसको चैनलाइज करने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम 1 लाख करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जी का जय अनुसंधान का आपने सुना है, वो फोकस इस स्कीम में रिफ्लेक्ट होता है। तीसरा, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। आप सबने देखा है 10 वर्षों में स्पोर्ट्स में कितनी बड़ी एक उपलब्धि हासिल हुई है। उस सबको 10 साल के एक्सपीरियंस को यूज करके एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स पॉलिसी। और चौथा प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, परमकुड़ी से रामनाथपुरम नेशनल हाईवे 1853 करोड़ रुपीस का 4 लेनिंग। इन चारों के बारे में आपको अब मैं एक एक करके डिटेल्स में बताऊंगा। साथियों, आपने देखा पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम के बारे में बहुत क्लियर एक पैकेज की घोषणा की थी। उसके बाद में इस पर काफ़ी अच्छा काम हुआ, और डिटेल में जितना इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके, सबके साथ कंसल्टेशन करके एक बहुत ही अच्छी स्कीम बनी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनी है। यह है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा। ELI विल बी फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, पार्ट 2 है जो कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करें। दोनों पे मैं डिटेल में आता हूं। पार्ट 1 जो सपोर्ट टू फर्स्ट टाइमर्स, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट टाइमर्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होती है जब वो जॉब सर्च में जाते हैं। एक्सपीरियंस वाले को हमेशा एक प्रायोरिटी मिलती है, कॉस्ट भी लगती है जॉब सर्च में। उन सब को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने तक की सब्सिडी, 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइमर्स। और ये बहुत अच्छे कंसल्टेशन, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन के बाद में ये स्कीम बनी है। करीब 6 महीने 7 महीने का कंसल्टेशन इसमें हुआ है, उसके बाद में ये स्कीम बनी। इससे फर्स्ट टाइमर्स को बहुत मदद मिलेगी। उनको एम्प्लॉयर्स जब हायर करेंगे तो जो बड़ा एक पशोपश रहता है एम्प्लॉयर्स के माइंड में कि एक्सपीरियंस को लूँ या फर्स्ट टाइमर को लूँ, वो इससे दूर होगा। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज़ पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा, अप टू 3,000 रुपीज़ पर मंथ। ये अप टू है, इसके 3 अलग अलग स्लैब्स हैं, जो कि जब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से डिटेल आएगा तो आपको वो स्लैब्स भी मिल जाएंगे। अप टू 3,000 रुपीज़ पर मंथ पर एम्प्लॉय 2 साल के लिए, और हर 6 महीने के बाद में पेमेंट मिलेगा। सो दैट मीन्स एक सस्टेन एम्प्लॉयमेंट रहेगा। कई इसके फायदे होंगे। लगातार एम्प्लॉयमेंट में रहने से स्किल का लेवल बढ़ता है, माइंड में एक सर्टेनिटी आती है,
ओवरऑल ग्रोथ, जो कंपनी की ग्रोथ हो, एम्प्लॉय की ग्रोथ हो, दोनों एक सस्टेन वे में चल पाते हैं। ये जो एम्प्लॉयर्स अपने बेस लाइन एक तय करेंगे, उस बेस लाइन से ऊपर एम्प्लॉयमेंट दे, उनको ये एलिजिबिलिटी रहेगी। जो 50 से कम वाले इस्टेब्लिशमेंट है वो 2 और एडिशनल एम्प्लॉय लगाएं तो उनको ये मिलेगी, ये सपोर्ट मिलेगा। और बाकी जो 50 से ज़्यादा वाले इस्टेब्लिशमेंट से उसमें 5 एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देने पे ये सपोर्ट मिलेगा। एकदम क्लियर है ना इसके यहाँ पे। सेकेंड स्कीम में आता हूँ मैं, सॉरी, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग मैंने बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग में 4 साल रहेगा। सेकेंड स्कीम में आता हूँ, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। हम सब ने देखा कि R&D में जो देश ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और टेक्नोलॉजी डेवलप करना, और एक इंडस्ट्री में, समाज में, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब जगह एक बड़ा बेनिफिट रहता है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ANRF, कुछ समय पहले कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की थी। ANRF ने देश दुनिया में लंबे कंसल्टेशन किए, कई ऐसे देशों के प्रोग्राम्स भी स्टडी किए, जैसे इजराइल का प्रोग्राम है, जैसे US का प्रोग्राम है, जहाँ पे सिंगापुर का प्रोग्राम है, जर्मनी का प्रोग्राम है, जिसमें रिसर्च से प्रोडक्ट तक ले जाने का एक बहुत अच्छा रोड मैप बना हुआ है। रिसर्च से प्रोडक्ट तक ले जाने का एक अच्छा रोड मैप बना हुआ है। उस रोड मैप, उस लर्निंग और उस कंसल्टेशन के बेसिस पे ये प्रोग्राम बनाया गया है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर जो आज की इकोनॉमी और भविष्य की इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, उन सब डोमेन्स में रिसर्च करने के लिए और रिसर्च के बाद में उसको प्रोडक्ट लेवल तक ले जाने के लिए सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। ये हमारे सनराइज और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स डिफाइन किए गए, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक जिसमें रोबोटिक्स, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस, स्पेशली एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन में, बायोटेक, बायो मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक बायो, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, फिर डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स, और जो स्ट्रैटेजिक रीजंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो सारे सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ANRF को फंड्स दिए, 1 लाख करोड़ रुपीस के फंड्स दिए। ये एक 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है। ANRF का जो स्पेशल पर्पस फंड बनेगा, वो सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स को कंसेशनल रेट पे फंडिंग करेंगे। सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स में बहुत सारे हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर्स हैं, और इसके अलावा भी नए फंड मैनेजर्स जो डेवलप करेंगे, उन सबके पास ये फंड जाएगा। वो लोग नीचे प्रोजेक्ट को असेस करके, अप्रेज करके, उसकी वेटिंग करके, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट सिलेक्शन करके आगे फंडिंग करेंगे। ये जो फंडिंग होगी वो सपोर्ट इक्विटी और डेट दोनों तरह का होगा। जैसे VC फंडिंग होती है, वेंचर कैपिटल फंडिंग होती है, वैसे ही इसमें VC और डेट का कॉम्बिनेशन रहेगा। सारे सेक्टर जो स्पेसिफिकली डिफाइंड है, उन सेक्टर्स में ये फंडिंग जाएगी। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ये, और ऐसा स्ट्रक्चर दुनिया में बहुत सारी जगह सक्सेसफुल हुआ है, और इंडस्ट्री के साथ डिटेल डिस्कशन होने के बाद में ये स्ट्रक्चर बना है। गवर्नेंस के लिए बहुत एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा। एक तो ANRF की गवर्निंग बॉडी रहेगी, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, ये ब्रॉड पॉलिसी डिसीजंस के लिए। उसके बाद में डे टू डे जो डिसीजंस होंगे वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इसमें जिस सेक्टर का प्रोजेक्ट है उस सेक्टर के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। मान लो एनर्जी ट्रांजिशन का क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, तो उसमें MNRE के सेक्रेटरी शामिल होंगे।
मान लो एआई से रिलेटेड है तो मेटी के सेक्रेटरी भी शामिल हो रहे हैं। मान लो बायो फार्मा है तो उसमें हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल के सेक्रेटरी भी उसमें रहेंगे। नीचे इन्वेस्टमेंट कमेटी बनेगी जो कि जिस तरह से वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कमेटी काम करती है प्रोजेक्ट को अप्रेस करने के लिए, वो उसी मेथड से काम करेगी। दिस इज अ very good, very transparent and a very detailed structure which is based on the consultations with industry, consultations with many other governments who have done similar structures in the past. So I think this will be a path-breaking scheme which will really help our country develop many new technologies and take them to the product level. Third, आज का डिसीजन है वो है परमकुड़ी से रामनाथपुरम का नेशनल हाईवे। ये 46 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। तमिलनाडु में आपको ध्यान होगा पंबन ब्रिज बना है, ये रामेश्वरम वाला हिस्सा। उसके साथ ही एक ऑलरेडी नेशनल हाईवे की 2 लेन रोड है, वो कनेक्ट करती है मदुराई को। तो इसमें आज के इस अप्रूवल में फ्रॉम मदुराई ऑल द वे अप टू परमकुड़ी ऑलरेडी है 4 लेन। परमकुड़ी से आगे रामनाथपुरम तक 4 लेन का प्रपोजल है, और उसके आगे जो सी वाला पोर्शन रहेगा, समुद्र वाला पोर्शन रहेगा धनुषकोडी तक जाने का, दैट इज अ डीपीआर अंडर प्रिपरेशन। उसकी डीपीआर अभी ऑलरेडी बन रही है, so that will also very soon come to the cabinet. So this way जो तमिलनाडु के इस कोस्टल एरिया में लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, पंबन ब्रिज के टाइम में भी लोगों ने डिमांड की थी कि हाईवे का भी 4 लेनिंग होना चाहिए, वो डिमांड यहाँ से पूरी होती है। और एक अच्छा रामेश्वरम हैज़ बिकम अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, हमारे श्रद्धा का, कल्चर का, भक्ति का तो बहुत बड़ा सेंटर है ही है, और देश विदेश से, दुनिया से लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। तो पंबन ब्रिज प्लस दिस हाईवे विल बिकम अ मेजर कनेक्टिविटी टू रामेश्वरम। मैं आता हूँ चौथे प्रोजेक्ट पे, चौथे डिसीजन पे। साथियों, खेलो भारत नीति, ये बहुत बड़ा आज का एक फैसला है जो देश के लिए एक नया रास्ता बनाने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में स्पोर्ट्स पे एक अलग तरीके से ध्यान देके, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैलेंट है उसको आगे लाने का, एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे लाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में ये आज स्पोर्ट्स की पॉलिसी खेलो भारत नीति बनी है। देश में सबसे पहले 1984 में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी, फिर 2001 में बनी। 2001 का जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 20 वर्षों का, और इन 10 वर्षों में जो सुधार हुए, उसके बेसिस पे 2025 में आज नई पॉलिसी बनी, अप्रूव हुई, जो कि स्पोर्ट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम है। हम सब जानते हैं कि हमारे सामने एक विकसित भारत का बड़ा एक गोल रखा हुआ है प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने। इस विकसित भारत को इंक्लूसिव बनाना है, और इसके जितने भी आयाम हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, एग्रीकल्चर हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, हर क्षेत्र में नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े स्पोर्ट्स, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों का, इसमें सभी वर्गों को इससे लाभ मिले, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति बनी है।
इसका सबसे पहला कंटूर वो है कैसे हम देश के स्पोर्ट्स पर्सन्स को एक्सीलेंस में लाएं। और इसका बहुत अच्छा एक मेथोडिकल सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहला इसका एलिमेंट है टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, शहरों में, सब जगह टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। सेकंड, टैलेंट को नर्चर करना, ट्रेनिंग के थ्रू, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, फैसिलिटीज के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, एक प्रॉपर वे में साइंटिफिक तरीके से टैलेंट को नर्चर करना। तीसरा, कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज देना, उसके लिए एक लीग कल्चर बनेगा। ब्लॉक से लेके नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक हर एक स्पोर्ट में लीग्स बनाई जाएगी। जैसे ऑलरेडी कई स्पोर्ट्स में, 13 स्पोर्ट्स में ऑलरेडी लीग्स है। लीग होने से लगातार खिलाड़ियों को कंपटीशन का हिस्सा बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। लगातार पार्टिसिपेशन करने से स्किल लेवल बढ़ता है, कॉम्पिटेंसी बढ़ती है और एक डेवलपमेंट ग्रोथ होती है। स्पोर्ट्स के पर्सन्स की एक रेपोजिटरी बनाई जाएगी और स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की रेपोजिटरी बनेगी, कहाँ पे क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से एक्सीलेंस राइट फ्रॉम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से लेके नर्चरिंग तक, कोचिंग तक, इंफ्रास्ट्रक्चर लेने तक, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ध्यान देकर एक प्रॉपर पूरा मेथोडिकल तरीके से एक्सीलेंस की तरफ पहुंचना, ये इसका पहला कंटूर है, पहला पिलर है। सेकंड पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के माध्यम से। स्पोर्ट्स टूरिज्म अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। जब भी वर्ल्ड कप होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं, आईपीएल का मैच होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं, फुटबॉल का, सॉकर का बड़ा मैच होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं। तो स्पोर्ट्स टूरिज्म हब भारत बने और जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट जितने भी यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट में बड़े इक्विपमेंट, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट से लेके सिंपल जो स्पोर्ट्स के खेलने में उपयोग में आने वाले सामान है, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, आत्मनिर्भर भारत की फिलॉसफी के तहत। फिर इनोवेशन, कई नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनोवेशन के लिए इंक्यूबेटर्स बने। चौथा, जो डाइवर्सिटी है हमारी भारत में, हर अलग अलग जगह अलग अलग तरह के फिजिकल और जियो फिजिकल पैरामीटर्स हैं। कहीं पे बीचेस है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं पे रिवर्स है। इन सब का उपयोग करके कैसे हम स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करें, वो भी इस नीति का हिस्सा रहेगा। तीसरा पिलर है इसका सोशल डेवलपमेंट। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मूल विचार है अंत्योदय का, सबको साथ लेके सबको आगे बढ़ाने का, और प्रधानमंत्री जी ने इसको सबका साथ सबका विकास के नाम से आगे लेके आए। तो इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, महिलाएं हैं, ट्राइबल है, इन सब के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज डेवलप करनी। फिर इंडिजिनस स्पोर्ट्स, हमारे भारत के कई ऐसे पुराने प्राचीन समय से पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, उनको आगे लेके आना। फिर एक वायबल करियर बनाना स्पोर्ट्स, और बहुत सारे वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स। चौथा इसका नीति का चौथा पिलर है पीपल्स मूवमेंट बनाना स्पोर्ट्स को। किस तरह से जनता भागीदार बने, और इसमें हम सब भी भागीदार बन सकते हैं। अपने वजन को कम करें, चाहे 10,000 स्टेप्स डेली का एक टारगेट लेके चले, और वजन को कम है, किसी की तरफ देख नहीं रहा। फिर फिटनेस की रैंकिंग हो, फिटनेस की इंडेक्सिंग हो, स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में, सब जगह स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मैक्सिमम लोगों को मिले, एक्सेसिबल हो। फिटनेस प्रोग्राम्स, योगा चैलेंज, फैमिली स्पोर्ट्स वीकेंड्स, एक तरीके से जैसा कई सोसाइटीज़ में देखा हमने कि स्पोर्ट्स एक ज़िंदगी का हिस्सा है, वैसा ही भारत में बनाने का इसमें प्रयास रहेगा
इस नीति के तहत। फिफ्थ एंड फाइनल पिलर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइनमेंट। आप सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक पाथ ब्रेकिंग पॉलिसी है जिससे देश के युवाओं के लिए कई नए तरह के अपॉर्चुनिटीज बन रही है। और एक पुराना जो ढांचा था जिसमें 3-4 स्ट्रीम्स के अंदर बंद के रहना पड़ता था, उससे बाहर निकलने का मौका है। तो स्पोर्ट्स को भी एनईपी से अलाइन करके किस तरह से स्कूल के करिकुलम में एजुकेशन का हिस्सा बन जाए स्पोर्ट्स, वो व्यवस्था भी इसमें रहेगी। इस पूरे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसमें स्पोर्ट्स के गवर्नेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी यूज करने का और डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन, और हर जगह पीपीपी सीएसआर का स्पोर्ट्स में इंक्लूड करना जिससे कि सभी का पार्टिसिपेशन हो सके। इस पूरे प्रोसेस में बहुत बड़ा कंसल्टेशन प्रोसेस लगा है और इसके आगे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी कंसल्टेशन आगे होगा और सारे के सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकार सबको कंसल्ट करके होल ऑफ द गवर्नमेंट के अप्रोच के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तरीके से इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से जो बड़ा गोल प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने, देश के सामने रखा है, विकसित भारत बनने के समय भारत अमंग द टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में शामिल हो, भारत की गिनती वैसी हो, वो इस नीति से अचीव करेंगे। बहुत धन्यवाद साथियों। आई विल टेक क्वेश्चंस। तो फर्स्ट रो से शुरू करते हैं, लेफ्ट से सबसे पहले लक्ष्मण और सीएनबीसी आवाज से मेरा सवाल ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात की गई है, बेसिक का सवाल ये है कि जब भी किसी एम्प्लॉयर को या फिर जब किसी कंपनी को एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है वो तो हायर करेगा, सिर्फ इस वजह से कि हमें इंसेंटिव मिले, हायर क्यों करना चाहेगा। और दूसरी जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं जवाब आपको एक्सपीरियंस से देना चाहूँगा। आपको ध्यान होगा कि जब कोविड का समय था तो एक सिमिलर स्कीम लॉन्च की गई थी और उसका अनुभव इतना अच्छा था दो तरीके से। एक तो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के तरीके से, एम्प्लॉयमेंट सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किल लेवल बढ़ता है, इकोसिस्टम बनता है, एम्प्लॉय के माइंड में सर्टेनिटी आती है, फैमिली के माइंड में सर्टेनिटी आती है। तो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट इससे रहा। दूसरा, एक बहुत जगह ऐसा एक प्रयास रहता है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की जगह इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। इस इंसेंटिव से फॉर्मलाइज होगा और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट है। आपका दूसरा क्वेश्चन आप पूछिए। सर, इसमें आपने कंडीशन रखा है फर्स्ट टाइमर, तो फर्स्ट टाइमर को कैसे डिफाइन करें? अलग स्कीम इसी स्कीम में आपने रखा है कि फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉयर को जब रखेंगे ये तब इंसेंटिव दिया जाएगा, एम्प्लॉय को, सॉरी, तो एम्प्लॉय फर्स्ट टाइमर है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पहचान? फर्स्ट टाइमर की डेफिनेशन आप ईपीएफओ में जैसे ही रजिस्ट्रेशन पहली बार करते हैं तो आप फर्स्ट टाइमर। ये अच्छा है सर। फर्स्ट रो में कोई वरना ईपीएफ लोग देते हैं। ओके, सेकंड रो लेफ्ट। हाँ, आप बताएं, इनके बाद आपका। सर नमस्कार, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा एक इसमें जानने की इच्छा ये हो रही है कि ELI इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। इसमें कितने टारगेट रखे गए हैं, 1 साल में या 5 साल में, कि इतने यूथ को इसमें एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, या इसके लिए क्या चार्ज वो किया गया है, व्यवस्था की गई है? 3 करोड़ के करीब, 3 करोड़। थैंक यू। नेक्स्ट। टोटल 3.5 करोड़ है लोग, 3.5 परिचय और सर मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर जो पार्ट बी है ELI का, सर वो किस तरीके से काम करेगा, ये थोड़ा सा क्लैरिटी आपसे चाहिए कि जो अभी इनफॉर्मल है यदि वो फॉर्मल हो जाते हैं तो आप उसको 3000 पर मंथ देंगे। पार्ट बी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, जैसा मैंने अभी बताया लक्ष्मण जी को, इसका बहुत अच्छा अनुभव ऑलरेडी है। वी हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ स्कीम वेयर द employers are incentivized to give sustained employment to the people.
इसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, इसका मेथडोलॉजी बना हुआ है प्रॉपर, और दिस वाज अ वेरी सक्सेसफुल स्कीम, इसीलिए इसको बड़े लेवल पे लेके आए। सर, संजय शर्मा हूँ इंडिया न्यूज़ से। सर, मेरा सवाल है कि कई सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि कई सारे आर्थिक कारणों की वजह से जिनको खेल स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ता है। आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़ा, ये तो अच्छी बात की, लक्ष्य भी अच्छा निर्धारित किए, लेकिन क्या उनको कोई सरकार की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई जॉब गारंटी, इस तरह की कोई चीज़ें ऐसी हैं जिससे खिलाड़ी खेल ना छोड़ें, खेल की तरफ आगे बढ़ें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और वैलिड आपका कंसर्न है। जो पहला पिलर है, इस पिलर में आपने अभी सुना होगा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट नर्चरिंग, कोचिंग, देन टेकिंग टू द लेवल ऑफ एक्सीलेंस। ये बहुत क्लियर थॉटफुल प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन के बाद में जो नर्चरिंग और कोचिंग वाला पार्ट है, उसके साथ बहुत सारे इंसेंटिव्स जुड़ेंगे, बहुत सारे फाइनेंशियल चीज़ें जुड़ेंगी। सेकंड रो में इस तरफ कोई सर मेरा एक सवाल अपना परिचय दें और क्योंकि स्टेट लेवल पे जो प्लेयर होते हैं, अनीता चौधरी सर, माइक ले लें। अनीता चौधरी सर स्वदेश से, स्टेट लेवल पे जो प्लेयर्स होते हैं उनको एक सर्टेन टाइम के बाद स्पोर्ट्स छोड़ना ही पड़ता है, तो क्या उनके लिए ऐसा प्रोग्राम है कि अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने जहाँ पे जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहाँ पे क्लब डेवलप करके जो वहाँ के लोकल बच्चे हैं जो हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। जितने स्पोर्ट्स के हमारे टैलेंटेड लोग हैं जो किसी कारण से और ऊपर न जा पाए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये जो सेकंड पार्ट है ना, स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके जरिए से, और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स का सोशल डेवलपमेंट, इन सब के माध्यम से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली। सेकंड रो में और उधर कोई, चलिए थर्ड रो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। इधर कोई थर्ड रो, हाँ थर्ड नहीं, फोर्थ रो है, आप थर्ड आ जाइए, आएंगे भी आपके पास जाएंगे। ये 2 नंबर अब से लोग आगे बैठने का प्रयास करें। हाँ बताइए। Sir, because you want to make it a culture, sports is a culture, and at least people should encourage themselves also to, have some sort of activity. So, uske liye infrastructure is very important, sir. I just wanted to know how much emphasis will there be on the infrastructure, because there are people who would want to do walks or running or cycling. For that, you also need good roads. So all of that is needed to be done and has to have. डेफिनेटली आपका पॉइंट सही है। जो नेशनल एक्सीलेंस वाला पॉइंट है और स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर पार्ट का है। मैंने अपने ब्रीफिंग में भी क्लियरली बोला था, जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट नर्चरिंग, कोचिंग, टेकिंग टू एक्सीलेंस, साथ में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये सब पूरे इसका इकोसिस्टम का हिस्सा है। फोर्थ रो शुरू करते हैं, लेफ्ट से त्वेश। Hi sir, I'm Tvesh from Economic Times. Sir, regarding the research and development scheme, how will it be decided that any government money which is spent is not done on a project which does not really result in an outcome that is of use? Very good question. Only those projects which are at TRL level 4, technology readiness level 4, they will be eligible for support under this. ये जो ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा है सेकंड नंबर पे, सपोर्ट प्रोजेक्ट्स पे TRL 4 एंड अबव, जो प्रोजेक्ट TRL लेवल 4 तक पहुँच गया, उसकी प्रोबेबिलिटी टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई। TRL 1, TRL 2, TRL 3 स्टिल एक्सपेरिमेंटल होता है। TRL 4 में प्रोटोटाइप से आगे का बन चुका होता है। और अगर हम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का देखें तो मोस्टली आइडिया आया, कॉन्सेप्ट बना, POC बना, वहाँ से TRL लेवल 4 तक पहुँचा, प्रोटोटाइप बना, उसके आगे बड़ी एक बैरियर आ जाती है, वैल्यू ऑफ डेथ उसको बोलते हैं। इस जगह पे अगर सपोर्ट मिल जाए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाए। इट्स अ वेरी वेल थॉट थ्रू एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट 209। सर, मैं सुशील राघव हूँ जनसत्ता से। सर, ये रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम में हर प्रोजेक्ट को अधिकतम कितना फंड दिया जा सकता है? क्या इसकी कोई सीमा निर्धारित है? पॉलिसी लेवल पे और जो नीचे इसमें स्ट्रक्चर में
ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे डिसाइड किया जाएगा। एक ब्लैंक एक कॉमन सीमा इस तरह से नहीं रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए एनर्जी ट्रांजिशन का काम है, उसमें अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी, बायोटेक्नोलॉजी उसमें अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होगी। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स उसका सपोर्ट निर्धारित करेंगे, डिपेंड वो फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम में रखेंगे।